आगे चलते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली थी, और वो हमने कब निकाली थी, जब तुमने पूरे साल घर किराए पे दिया था, ठीक है। अब वो कहता है कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउस लाइंग वेकेंट फॉर सम पीरियड। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हमें जो करना है कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, जो आपने लेट आउट की है और कभी वैकेंट भी थी, है ना। मतलब कुछ पार्ट के लिए आपने वैकेंट किए, कुछ जो है कुछ लेट आउट किए, कुछ साल के कुछ महीने क्या रहा, वैकेंट रहा। मतलब साल में हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो, माना 8 महीने जो है किराए पे चढ़ा और 4 महीने खाली रहा, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसी में जो बुक का क्वेश्चन है वही ले लेते हैं पहले। सपोज फेयर रेंट है कितना, 9,000 पर मंथ, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 10,000 रुपये पर मंथ, और स्टैंडर्ड रेंट है 12,000 रुपये पर मंथ, और जो रिसीव हुआ है और लेट आउट किया है आपने कितने महीने कितने हजार के लिए, 7,000 रुपये पर मंथ पे, और ये आपका खाली रहा है 1 मंथ और वैकेंसी है 1 मंथ। मतलब 11 महीने किराए पे चढ़ा, 1 महीने खाली रहा। तो अब क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, 11 महीने का। तो सबसे पहले जीएबी निकालते हैं, यही भी निकाल देता हूँ। जीएबी निकालनी है हमें। वर्किंग नोट में क्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले फेयर रेंट लेते थे, पूरा 12 महीने का लोगे, 9,000 इंटू 12 कितना हुआ, 1,08,000। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 10,000 इंटू 12 कितनी होगी, 1,20,000। उसके बाद इसमें क्या लेते थे, हायर, क्या है हायर, 1,20,000। उसके बाद क्या लेते थे, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 12,000, तो कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लेते थे, एक्सपेक्टेड में क्या होता था, लोअर, क्या हो जाएगा 120, क्लियर। अब देखो जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है या रिसीवेबल है, यही लेते थे, रिसीवेबल कितना है, 7,000 11 महीने के लिए कितना हो गया, 77,000। यहां तक समझ आ गया। मतलब वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, आपने ऊपर की इतनी सारी चीजें तो पूरी लेनी है 12 महीने की, ऊपर की सारी चीजें क्या लेनी है, 12 महीने की लेनी है। और एक्चुअली जो रिसीव हुआ वो तो वही लेना है। अब तुमने पूछा गवर्नमेंट को अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों में से हायर ले लो, बात करो। तो ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, प्रैंक हो गया। अब डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, वैसे तो हम यही मानेंगे जो इन दोनों में से हायर होगा, कभी कभी लोअर भी मान लेंगे, कभी कभी तुम्हारी बात भी मान लेंगे। अब तुम्हारी बात कब मानेंगे, तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम हमें ये प्रूफ कर दो कि ये कम है। ओके तुम, ओके ठीक है, जब तुम ये प्रूफ कर दो कि ये कम है, पर ये कम क्यों है, ये कम इसलिए है क्योंकि वैकेंसी थी, ये कम इसलिए है क्योंकि वैकेंसी थी। अब कैसे प्रूफ करेंगे हम कि कम इसलिए क्योंकि वैकेंसी थी, तो पहले एक काम करो, 7,000 रुपये महीने का है ना, इसको पूरे 12 महीने का करो, कितना, 84। पर 84 तब भी तो कम है, एक्सपेक्टेड रेंट से तो तब भी 84 कम है ना, तो इसका मतलब इस केस में तो यही लिया जाएगा, इस केस में तो यही लिया जाएगा, यहाँ नहीं बच सकते। अब सपोज करो यही वाला रेंट आपका 11,000 होता तो 11,000 पर मंथ। अब बताओ 11 महीने का कितना बनता है, एक ज्यादा हो रहा है,
तो इसको ज्यादा नहीं करना, इसको हमने 1/20 से कम करना है। तो हम कैसे कितना कर सकते हैं इसको, 10,200 रुपये कर देते हैं। कितना बनेगा, 11 महीने का कितना हो जाएगा, चलो 100 रुपये मान लो, 10,100 रुपये कितना बनेगा, 11 महीने का कितना बनेगा, 1,11,100 रुपये, यही बनेगा। राणा का भरोसा नहीं है। 1,11,100 रुपये कितना है, 1,11,100 रुपये। अभी भी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मैं क्या मानूंगा, यही मानूंगा। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर ये 12 महीने पूरा होता तो इससे ज्यादा चला जाता, अगर ये 12 महीने पूरा होता तो इससे ज्यादा चला जाता। अब 12 महीने का होता तो कितना बनता, 1,21,200। तो अगर ये पूरे साल का होता तो कितना होता, 1,21,200। तो अब हमने प्रूफ कर दिया कि देखो भाई साहब ये कम है, ये कम इसलिए है क्योंकि वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, अब तुम्हारी बात मान लेते हैं, यही वाली जीएबी हो जाएगी। इसी वाले को क्या मान लेंगे, जीएबी मान लेंगे। मतलब अगर वैकेंसी है तो भैया प्रूफ करो कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है, अगर वैकेंसी ना होती तो आपको जो रिसीव हुआ है उससे ज्यादा हो जाता, एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ जाता। और अगर कम आ रहा है, अगर हम 7,000 में पूरे साल का भी ले रहे हैं तब भी कम आ रहा है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो भैया हम तो यही मान के चले। क्लियर, समझ आ गया। If there was no vacancy, in that case, rent received or receivable would have been 7,084 and it is still less than expected rent. Therefore, GAB shall be expected rent. तो उसमें नीचे जो लाइन लिखी है वो आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। भैया अगर इसमें वैकेंसी नहीं होती तो हमारा रेंट इतना बनता, और अगर वो ज्यादा हो रहा है तो ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, इसलिए हमारे जीएबी क्या होगी, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अगर कम है तो एक्सपेक्टेड रेंट भी जीएबी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। इसमें आपने सिर्फ क्या करनी है, जीएबी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव या रिसीवेबल। ठीक है, और वैकेंसी। अलग अलग केसेस बना रहा हूँ। ठीक है, पहले में क्या होगा, पहला केस है, इसमें सपोज करो स्टैंडर्ड रेंट है 14,000 रुपये, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 10,000 रुपये, अगला है 12,000 रुपये, ये है 12,500, और ये है 2 मंथ, सब मंथली है ये वैकेंसी की। अगला है मान लो 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 18,000 रुपये। ठीक है, इसे मान लेते हैं 19,000 रुपये, और इसे मान लेते हैं 3 मंथ। ठीक है, इन्हीं को सॉल्व करो पहले। ये बता रहा था आंकड़े क्या है ये, 14, 10, 12, 12,500 और 2 महीने खाली, 15, 16, 18, 19 और 3 महीने खाली। इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, जीएबी निकालनी है। आइडिया ना, फिर भी देख लो एक बार। हाँ देखो, जीएबी निकालनी है हमें। ठीक है, सोल्यूशन में क्या निकालनी है, जीएबी निकालनी है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट, सबसे पहले फेयर रेंट। एक फेयर रेंट कितना है, पहले उसमें देखो फेयर रेंट कितना है, 14,000 इंटू 12, 1,00,000। ठीक है, बी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 10,000 है, 12 महीने का हो गया 1,00,000।
20,000। और सी में आ जाएगा हायर ऑफ ए और बी, कितना है? 1,68,000। डी में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,44। ई में क्या आ जाएगा? लोअर, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, लोअर ऑफ सी एंड डी, कितना है? 1,44। एफ में क्या आ जाएगा? रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, कितना है? 12.5 है, 10 महीने का है, कितना हो गया? 1,25,000। यहां तक आ गए ना। अब वैसे तो डिपार्टमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इन दोनों में से जो हायर रहेगा वो क्या हो जाएगी? जीएबी हो जाएगी। इसमें क्या लेते थे हम? हायर, हायर ऑफ ई और एफ। और उन्होंने बोला लोअर भी ले लेंगे। लोअर कब लेंगे? जब पहले ये प्रूफ कर दो कि भैया जो कम है, ये नीचे वाला भी कम है ना, ये नीचे वाला कम है वैसे। ये कितना है? 1,44। लेना कौन सा चाहिए था? 1,44। और हमारी जो वैकेंसी भी थी भाई, खाली भी रहा, जेन्युइन रीजन भी हो सकता है। तो एक काम करो, तुम ये प्रूफ कर दो कि तुम्हारा जो कम है वो इसलिए कम है क्योंकि तुम्हारा कुछ महीने खाली रहा था। तो 12,500 को कैसे प्रूफ करेंगे? 12,500 को पहले 12 महीने से निकालते थे, कितना कितना बनेगा? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो 1,50,000 रुपए। अब देखो ये इससे ज्यादा है ना एक्सपेक्टेड रेंट से, अब ये ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कम है वो वैकेंसी की वजह से है। तो इसके डिपार्टमेंट कहता है ओके ठीक है, अब तुम इसे जीएबी मान लो। पर जीएबी हम लोअर कब मानेंगे? अब हमारी जीएबी क्या आ जाएगी? 1,25,000, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि अगर इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो था हमारा, वो किससे ज्यादा हो जाता? एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो रहा था। इसलिए इस केस में हम जीएबी किसको मानेंगे? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो हमारा एक्चुअल रेंट है उसको हम क्या मानेंगे? जीएबी मानेंगे। क्लियर हो गया? मैं यही इस क्वेश्चन में निकालना था। इस केस में जीएबी कितनी हो जाएगी? 1,25,000, ठीक है। अब इसी को एक काम करो, जो 12,500 हमारा रेंट था इसको 11,500 कर लो एक बार। इसको कितना कर लो? 11,500 कर लो। तो ऊपर वाला सब कुछ तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सब कुछ सेम रहेगा ना, खाली बदल कहाँ पे जाएगा? ये रिसीव्ड वाला और रिसीवेबल वाला यहीं पे बदलेगा, और उससे हमारी क्या बदल जाएगी? जीएबी बदल जाएगी। पहले निकालना जरा, कितना बन रहा है? 11,500 से 10 महीने का 1,15,000 बन गया। अब इन दोनों में से हायर लेनी चाहिए जीएबी, बार बार वहां आ जा रहा है। कितना? 1,44। और अब हमें पहले एक मौका है कि आप प्रूफ करें कि जो कम है वो वैकेंसी की वजह से। अब 11,500 इंटू 12 मंथ कितना आएगा? 1,38,000 रुपए, ठीक है। फिर भी जो है 1,44 से तो कम ही है, फिर भी 1,44 से कम ही है। इसका मतलब जीएबी क्या मानी जाएगी? हायर ही मानी जाएगी। 1,44 कहने का मतलब है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तुम्हारा जो कम है वो इस वजह से नहीं है कि वैकेंसी है, तुम्हारा जो कम है वो इसलिए है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या माना जाएगा? 1,44। फिर इसमें क्या लिखेंगे आप कि अगर इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती तो फिर भी रेंट क्या होता? रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना हो जाता? 11,500 इंटू 12, कितना बता रहा हूँ? 1,38 हो जाता, जो कि 1,44 से कम है। तो इस केस में जीएबी क्या मानी जाएगी? 1,44 ही मानी जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या मानी जाएगी? जीएबी मानी जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी के आगे क्वेश्चन और देखो, राइट अ नोट ऑन हाउस लाइंग वेकेंट फॉर फुल ईयर। पूरे साल खाली रहा तो एज पर सेक्शन 23(1)(c) if any house is lying vacant throughout the year, it will be considered to be deemed to be let out, and income shall be computed in the similar manner as in the case of let out of house property. Expected rent shall be considered to be gross annual value। कहने का मतलब अभी तो हमने बोला कि कुछ टाइम के लिए खाली था, कुछ किराए पे चढ़ा था, तो पूरे साल खाली था। तो अगर पूरे साल ही खाली था तो डिपार्टमेंट कह रहा है भाई एक बात होता है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और तुम पूरे साल अपना घर खाली करके बैठे हो, किसी को रेंट पे दो, हमें टैक्स मिलेगा, तुम्हें इनकम मिलेगी। तुमने नहीं दिया, तुम्हारी गलती, हम टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा उसमें? एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो क्या हो जाएगी? हमारी जीएबी हो जाएगी।
बच ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब नील कहा था, एक्सपेक्टेड रेंट तो आएगा ही आएगा ना। क्या लिमिट है? नहीं नहीं देखो, वो 3 लाख वाली लिमिट है, तो 3 लाख तक नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल स्लैब से टैक्स होगी। तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो है अभी कम है रेंट, तुम घबराओ मत, तुम्हारा रेंट कम है अभी। ठीक है, हाँ हाँ देखो, अगर जैसे तुमने इनकम निकाली, जीएबी निकाली तुमने पहले 10 लाख रुपए, तो उसका 30% कम करो, उसमें इंटरेस्ट वगैरह है तो वो कम कर दो, म्यूनिसिपल टैक्स है तो वो घटा दो, उसके बाद देखो क्या बच रहा है ना, उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा दो, अगर टैक्स बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो यार आप देखो। इसमें नेट कैसे? वो तो स्लैब रेट उसी को तो कह रहा हूँ मैं, और किसको स्लैब रेट कह रहा हूँ? स्लैब रेट वही तो हुआ, स्लैब रेट का मतलब पहले 3 लाख रुपए तक मेल, फिर 3 लाख का इतना, फिर ऐसे करके वही है इसमें भी। नॉर्मल इनकम का मतलब भी वही है ना। अभी देखो तुम्हें इसी में कंफ्यूजन हो रही है, क्या कहें, नॉर्मल इनकम का मतलब स्लैब रेट से, जब मैं नॉर्मल इनकम बोल रहा हूँ तो स्लैब रेट, उसमें हमने क्वेश्चन किए नहीं थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉर्मल इनकम में नहीं किया था उसको, तो वही है। तो वो जो इनकम कौन सी थी, वो 23 ए, सॉरी क्या, 24 ए 24 बी सारा माइनस करने के बाद वो इनकम थी वहाँ, वो हम सिर्फ वहाँ इनकम दे रहे थे। अदर इनकम भी नॉर्मल होती है, उसमें अदर सोर्सेज की जो इनकम होती है नॉर्मल होती है, बट उसमें जो कैजुअल इनकम आती है, 4 स्पेशल इनकम मैंने तुम्हें बताई थी, कैजुअल इनकम और कैपिटल गेन, और नहीं नहीं, वो तो डिविडेंड तो अलग पर्पज के लिए था, वो डिविडेंड जो स्पेशल में हमने अलग से दिया था, वो था खाली सरचार्ज के लिए। इसमें हमने कौन कौन सा बताया था, एक एलटीसीजी 112 वाला, एक एलटीसीजी 112 ए वाला, एक एसटीसीजी 111 ए वाला, एक कैजुअल इनकम, ये 4 इनकम थी जो अलग रेट से टैक्स होती थी, बाकी सारी की सारी नॉर्मल इनकम। ठीक है, वही नॉर्मल इनकम यहाँ भी है, बस बात खत्म। क्लियर? तो अब वो कहता है कि भाई देखो, अगर पूरे साल तुमने खाली रखा तो गलती तुम्हारी है, तुम जिस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकते थे वो तुमने जानबूझ के खाली रखी है, इसका मतलब तुम चाहते हो हमारा नुकसान हो। और उससे बड़ी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने खाली रखी नहीं, तुमने रेंट कैश में लिया है, तो हम जो है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को हम क्या मान लेंगे, जीए भी मान लेंगे। अगर पूरे साल खाली है तो टैक्स देना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से, जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा उसमें देखेंगे फेयर रेंट क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, उन दोनों में हायर लिया, फिर देखा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, उन दोनों में लोअर लिया, एक्सपेक्टेड रेंट, और वही क्या बन जाएगी हमारी, जीएबी रेट। घाटा है बिल्कुल है, गवर्नमेंट कह रही है ना कि भाई आपने खाली क्यों रखा है, आपके पास घर है, आपने खाली रखा है, लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको किराए पे दो, तुम्हें 2 पैसे आएंगे, हमें भी 2 पैसे मिलेंगे टैक्स के। अब तो तुमने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आ जाओ। ये अभी ये भी दिखा रहा था, ये क्वेश्चन सुबह, हाँ यही क्वेश्चन ये भी दिखा रहा था, वो हम कह रहे थे कि यार ये ना क्वेश्चन ही गलत कर रखा है इसमें। हमने क्या बोला था, 15 और 25 का फैसला करना है, खाली 15 तक तो लगेगा ही लगेगा, तो इसमें 15 ही लगना चाहिए था ना, यही दिखा रहा था ये क्वेश्चन सुबह। अच्छा तो चलो, इसका मतलब तुम सॉल्व तो कर रहे हो कम से कम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो अभी यहाँ का देखें एक बार, मतलब जो हम कर रहे थे, अगर पूरे साल खाली है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही है। पर इसमें एक केस है, जैसे देखो अगली लाइन पढ़ो, where the property consisting of any land or building important thereto is held as a stock in trade and the property or any part of the property is not let during the whole of the previous year और फाइनेंशियल ईयर जो हम बोल रहे हैं, the annual value of such property or part of the property for the period after 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority shall be taken to be nil। भाई देखो ऐसा है ना, अब वो कह रहा है कि कोई बंदा ऐसा हो सकता है
कि जिस बंदे ने घर जो है स्टॉक इन ट्रेड में रखा हुआ है, जैसे डीलर है, उसने क्या किया, 500 फ्लैट बनाए, उसको वो बेचने हैं, उसको क्या करना है, वो बेचने हैं। अब उसने बोला यार मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, 2 महीने में किराएदार को बोलूंगा भाई खाली करना है, मुझे बेचना है, तो वो भी दिक्कत वाला काम है, वो भी क्या है, दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए उसको बोले एक काम करो, तुम खाली रख सकते हो, तो तुम कितने तक खाली रख सकते हो, अप टू 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल। जैसे तुम्हारा आज बन के तैयार हुआ, तो आज से तुमने क्या करना है, 2 साल तक तुम खाली रख सकते हो। और 2 साल से ज्यादा अगर तुमने खाली रखा तो फिर तुम्हारा भी वही वाला ट्रीटमेंट होगा, एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएबी। बचे हुए साल का क्यों देगा, सिर्फ उसी साल का देगा। 2 साल तक तो ये कहना भाई तुझे बेचना है, 2 साल तक नहीं बिका तो मतलब नहीं बिकेगा, छोड़ तुम किराए पे दे दो, ये कहना चाह रहा है। क्लियर, समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब तुम्हारे 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। ठीक है, अगला पार्ट किसका है, अगला पार्ट पार्ट है जो अनरियलाइज्ड रेंट का। अगला पार्ट है अनरियलाइज्ड रेंट का। कैसे निकालेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। देखो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये होता है। हाँ, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, क्वेश्चन नंबर 5, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, मतलब जैसे वो तुमने किसी किराएदार को रखा, उसने क्या किया, रहा वो पूरे साल, या हो सकता है आधा में आधे साल ही रहा हो, कोई ऐसा भी केस आएगा जो वैकेंसी का भी होगा और अनरियलाइज का भी होगा। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं खाली अनरियलाइज का है, सपोज वो रहा 12 महीने, उसने 9 महीने तो पूरा किराया दिया, 3 महीने का किराया नहीं दिया, अब दे ही दिया, तो 3 महीने का किराया क्या हो गया, अनरियलाइज हो गया, 3 महीने का किराया हो गया अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखो, देखते हैं। सपोज करो उसका है, उसने लेट आउट किया है कितने में, कैलकुलेशन करते रहे, ठीक है, 50,000 रुपये, कितने में, 50,000 रुपये पर मंथ में। ठीक है, फेयर रेंट है 45,000 रुपये, कितना, 45,000 पर मंथ, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 40,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट है 70,000 रुपये पर मंथ। और अनरियलाइज्ड कितने का हुआ है, 3 मंथ्स का, कितने का, 3 महीने का। आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जीएबी निकालने हमें, तो जीएबी निकालते हैं, वही फेयर रेंट कितना है, पहले ए पॉइंट लिखते हैं, फेयर रेंट कितना है, फटाफट देखा करो यार, फेयर रेंट है 45,000 रुपये, फेयर रेंट है 45,000 रुपये, बी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 40,000, सी क्या आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस शॉर्ट में निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेंट देख लेना, और एक्चुअल में कितने में लेट आउट किया है, 50,000 है ना, हाँ। अब डी में क्या है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 70, तो कितना बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन जाएगा, 45,000। और अब कितना रिसीव हुआ है, रिसीव कितना हुआ है, कितना था, 50,000 रुपये था ना, तो 50,000 इंटू, अब देखो 50,000 इंटू 9 कितना हो गया, 4.5 लाख। ठीक है, और ये कितना हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट इंटू 12 करेंगे इसको, तो कितना हो गया, 5,40,000। ठीक है, अब यहाँ पर आके रुक गए, यहाँ पर आके रुक गए, हमने सब कुछ कर लिया, उसका भी 12 महीने का निकालेंगे, और अनरियलाइज में तो उतने महीने का ही निकालेंगे जितने महीने का एक्चुअली में रिसीव हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे क्या, क्या हमें वैकेंसी वाला ट्रीटमेंट करना है, नहीं करना है, भाई यही तुम्हारी जीएबी है, इन दोनों में जो हायर है वही जीएबी है, बात है। वैकेंसी वाला ट्रीटमेंट अनरियलाइज रेंट में नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी आए कोई तुम्हें बोले कि मेरा अनरियलाइज रेंट है, तो बोलना चुप, बोलना भी मत, अनरियलाइज नहीं है, वैकेंसी है, वहां कम से कम ट्रीटमेंट करने को मिल जाएगा, समझ गए।
तो वहां हम कम से ही भरेंगे, क्योंकि हमने कहा था हम पहले आंसर निकालते हैं, आंसर हमारा होता है, फिर उससे क्वेश्चन बनाते हैं रियल लाइफ में। तो अगर 3 महीने रेंट मिला है, 9 महीने नहीं मिला, तो 3 महीने का टैक्स कर दोगे, फिर बाद में प्रूफ कर देंगे तो ये जो कम है वो क्यों है, वैकेंसी की वजह से। तो उस केस में तो कम वाला मानेगा ना। अगर उसने पहले ही मुंह फाड़ दिया कि मेरा अनरियलाइज है, तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो इसलिए उसको समझा देना कि अनरियलाइज नहीं है, क्या है, वैकेंसी है। समझ गए? कोई बात नहीं है। किसका किसका? देखो नुकसान जो हो गया वो तो हो गया, तो जिसने किराया नहीं दिया उसने तो नहीं देना था, वो तो चला गया। पर यहाँ पे तो लंका लग रही है ना फिर, यहाँ टैक्स भी तो देना पड़ रहा है, जो आया नहीं उसमें भी टैक्स देना पड़ रहा है। या कम से कम ये तो बोले कि भाई देखो बंदा तो बहुत बढ़िया था और खाली करके चला गया। ठीक है। अरे देखो वैसे अनरियलाइज रेंट कम मानेंगे अगर कभी ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि सपोज करो मैं बोलूँ ये 45,000 इंटू 5 कितना आया, तुम्हारा रेंट था 1 लाख रुपए, तुम्हारा रेंट था महीने का 1 लाख रुपए, तो कितना बन जाता महीने का, सिर्फ 9 लाख बन जाता। तो 9 लाख पे ही टैक्स लगता फिर ना। फिर इसको 12 का नहीं करते, इन दोनों में जो हायर बन रहा है उस पर टैक्स लगता। कितना पे टैक्स लगता, 9 लाख पे ही टैक्स लगता ना। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा फायदा हो गया, यहाँ पे थोड़ा फायदा हो गया ना। फायदा मतलब नुकसान नहीं हुआ, फायदा मतलब नुकसान नहीं हुआ, कि जो इनकम नहीं थी उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ। क्लियर? तो इस केस में कह रहे हैं कि अनरियलाइज मानेंगे कब कि अनरियलाइज हुआ है। देखो बंदे ने तुम्हारा रेंट नहीं दिया, तुमने उसे नोटिस दिए, नोटिस दिए मतलब अगर तुमने कोई और किसी और घर पे भी वो रह रहा है तुम्हारे, तो वहां से भी तुमने उसे खाली करवा दिया तो अभी मानेंगे। तुम्हें नोटिस दिए खाली करवाने के लिए, तुमने उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, तब मानेंगे। नहीं तो फिर जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होगा उसको यकीन दिलाओ कि भैया देखो केस फाइल करके कोई फायदा नहीं है। तो कब फायदा नहीं होगा, जब देखो सपोज उसका दिवालिया निकल चुका है, बैंक हो चुका है, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, तो उसके बाद है ही नहीं कुछ, उससे जो मर्जी केस करो तुम कुछ नहीं होने वाला, या तुम ऐसा वाला दिखा दो। ठीक है, तो जब तुम इतने सारे केसेस दिखा दोगे कि हाँ भाई ये है, तब जाके वो अनरियलाइज रेंट मानेंगे। अगर तुमने इनमें से कुछ नहीं किया है इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, अनरियलाइज रेंट नहीं है। तुमने क्या कर दिया? तो देखो यही होगा फिर, सपोज तुम्हारा लाख रुपए रेंट था, 9 महीने का है, तो 9 लाख रुपए तुम्हारी जीएसटी हो जाएगी बस। यही है। हायर ही लेंगे, हायर तो लेना ही है, तो 540 थोड़ी मानेगा फिर। हाँ, क्या चीज? नुकसान उसका कहने का मतलब ये है कि देखो वरना अगर उसने बोल दिया कि तुम्हारा 1 लाख रुपए है ना, मैं 12 से मानूंगा सीधे, 12 लाख पे टैक्स लगाऊंगा, तुम झूठ बोल रहे हो अनरियलाइज। मतलब जो तुम बात कर रहे हो ना वो बोलेगा कि तुम्हारा अनरियलाइज है 3 महीने का, प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे, तुमने उसे नोटिस दिए हैं, बाकी घरों में रहता है वहां से खाली करा दिया है, तुमने कोर्ट में रिकवरी के लिए फाइल कर दिया है केस कि भाई मेरे पैसे ला, या फिर तुमने ऑफिसर को बिलीव करा दिया, विश्वास दिला दिया कि भाई केस करके कोई फायदा नहीं है, उसका दिवाला निकला हुआ है, वो नहीं दे सकता पैसे। ठीक है, तब तो वो 9 महीने का मानेगा, नहीं तो वो क्या बोलेगा, तो ये तो 12 महीने का है, तो झूठ बोल रहा है, ये तो 12 महीने का है, तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ हर जगह यही बोला जा रहा है कि तुम झूठ बोल, यहाँ हर जगह यही बोला जा रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सपोज करो ये जो है, सपोज 23-24 में इसने पैसा नहीं दिया, 30-31 में जाके इसके पास पैसे आए और इसने पैसे दे दिए, फिर तो फिर ये इस साल में जाके टैक्स हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, इस साल में जाके क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब तुमने बोला कि सर एक बात बताओ, यहाँ हमने कितना माना था, 50,000 माना था ना पहले, तो ये कम निकल रहा था, इसने ज्यादा मान के टैक्स कर दिया, इसका मतलब अनरियलाइज के ऊपर भी टैक्स कर दिया सारा, और यहाँ भी टैक्स मांग रहे हो। तो हम बोलेंगे हाँ जी मांग रहे हैं, 2 बार मांग रहे हैं। फिर ये क्यों नहीं बदला, क्योंकि किसी को दर्द हुआ ही नहीं। दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने अनरियलाइज बोला ही नहीं, सब वैकेंसी में हो जा रहा है, जहाँ फायदा वही रहेगा। तो अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, लोग कह रहे हैं ठीक है तुम रूल बना लो, तुम लॉ बना लो, हम निपट लेंगे। तो जहाँ लोग निपट रहे हैं वहां फिर निपट ही रहे हैं, जहाँ नहीं निपट पा रहा है वहां शोर मचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लोग निपट रहे हैं इसलिए शोर नहीं मचा रहे। तो क्लियर हो गया। अनरियलाइज रेंट मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अनरियलाइज है भी, अगर केस वगैरह डाला हुआ है तब तो अनरियलाइज ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज तो वैकेंसी दिखा के
काम खत्म कर देते हैं लोग। ठीक है, क्लियर, ओके, बहुत है इतना।